साथियों नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के अंतर्गत आपको थॉर्नडाइक के सार के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि मनोविज्ञान की जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक जो है कई विषयों पे हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो आज हम थॉर्नडाइक का यह जो सार है इसके अंतर्गत समस्त मनोविज्ञान के कुछ न कुछ भाग को हम देख रहे हैं और उससे संबंधित प्रश्नों को हम जानेंगे और समझेंगे। साथियों, हमारा विषय ये है कि अधिक से अधिक आप लोगों तक नॉलेज को पहुंचाना है और आपका सहयोग करना है। जो भी हमारे शिक्षक साथी अथवा हमारे जो भी शिक्षा प्रतियोगिता के लिए कोई भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और उसमें काफ़ी ये सहयोग कार्य करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक के सार के अंतर्गत जो थॉर्नडाइक हैं वो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जिसको हम देख रहे हैं कि ये जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में, फादर ऑफ साइकोलॉजी के रूप में, एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। इनको हमने देखा है कि ये जो रहने वाले हैं वो आपके अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने जो सबसे प्रयोग किया था वह बिल्ली पर प्रयोग किया था, जिसे हम प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रयास व त्रुटि या हम कह सकते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पांस थ्योरी। ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पांस थ्योरी के अंतर्गत हम देखते हैं कि इन्होंने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पे किया था और उद्दीपक के रूप में मछली के मांस का टुकड़ा लिया था और उस मछली के मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए जो वो प्राणी है वो कई अनुक्रियाएं, गलत अनुक्रियाएं करता है, उसके बाद में एक सही अनुक्रिया करता है। ऐसा लगातार प्रयास करने के बाद वह एक लक्ष्य ऐसा समय आता है कि वह लगातार कार्य करने के बाद में एक समय ऐसा आएगा कि वह पहले ही प्रयास में उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। अतः जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यह जो सिद्धांत है यह हमारे बच्चों की कक्षा में शिक्षण आशावादी बच्चों को आशावादी बनाता है, जिसे हम आशावादी के जनक के रूप में, थॉर्नडाइक को आशावादी जनक के रूप में, सिद्धांत के जनक के रूप में देखते हैं। और इन्होंने सीखने के नियम बताए हुए हैं। सीखने के इन्होंने दो मुख्य नियम बताए हैं। पहला नियम जो मुख्य नियम है वह 3 नियम बताए हैं, जिसमें पहला है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यह कहता है कि जो प्राणी है जब तक उस पे किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है तब तक वह किसी भी कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है कि तत्परता वह प्राणी को कार्य करने के लिए प्रभावित करती है और उस तत्परता के माध्यम से प्राणी क्या होता है, लगातार प्रभाव के नियम के आधार पर दो, संतोष का नियम और असंतोष। प्रभाव का नियम 2 नियम है, संतोष का नियम और असंतोष का नियम। संतोष का नियम कहता है कि जब प्राणी पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा तो प्राणी जो है वो संतोष की प्राप्ति करता है और जब निगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो उसका असंतोष की प्राप्ति करता है। यह जो नियम, उसके बाद में तीसरा है इसी के अंतर्गत, वह है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम कहता है कि प्राणी किसी भी कार्य को करने के लिए वह जब ही अभ्यास करेगा जब उसके कार्य की उपयोगी मतलब वह अधिगम यदि उपयोगी है तो वह क्या करेगा, उसका अभ्यास करेगा, और यदि उसका कोई भी जो अधिगम उसने सीखा है वो अनुपयोगी है या अथवा उसे आवश्यकता नहीं लगती है तो वह उसका अभ्यास नहीं करता है। तो यह 3 नियम है, तत्परता, प्रभाव, अभ्यास। इन 3 नियमों के आधार पे हम देखते हैं कि प्राणी जो अपने अधिगम को या सीखने के नियम को निर्धारित करता है। इसी प्रकार से दूसरा नियम जो बताया है इन्होंने गौण नियम बताए हैं। ये गौण नियम का अगर देखें शॉर्ट में हम 5 को याद करने की बात देखते हैं तो ये BA और MCA, मतलब B का अर्थ है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम कहता है कि हम किसी भी कार्य को छोटी छोटी बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में करते हैं। दूसरा है आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। आंशिक प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि हम किसी भी प्रक्रिया के छोटे छोटे अंशों को
तोड़ करके उस प्रक्रिया को करने का प्रारंभ करते हैं। मनोवृत्ति का नियम कहता है कि जिस भी प्रकार के अधिगम को हम करते हैं उसके प्रति हमारा क्या नजरिया है, हमारी कैसी धारणा है। हम पॉजिटिव धारणा के साथ में अगर कार्य करते हैं तो हमारी मनोवृत्ति पॉजिटिव रहेगी, अधिगम का जो अधिगम है वो साधक रहेगा, और हमारी अगर निगेटिव है तो वह अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। तो मनोवृत्ति के बाद में अगला है हमारा संबंध का नियम। संबंध का नियम कहता है किसी भी अधिगम को हम पहले के अधिगम या प्रक्रिया से जोड़ करके क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला है आत्मीकरण या सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम कहता है कि पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आत्मीकरण का नियम। इस प्रकार से हमने सीखने के दो नियम देखे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम को हम पीटीए के आधार पर देखते हैं और गौड़ नियम को हम बीए एमसीए के आधार पर देखते हैं। इसी प्रकार के अधिगम स्थानांतरण में हम देखते हैं कि अधिगम स्थानांतरण में इन्होंने अधिगम स्थानांतरण क्या है, तो हम अधिगम स्थानांतरण को एक छोटी रूप में देखें तो एक प्रक्रिया में लिया हुआ अधिगम जब दूसरी प्रक्रिया में हमारा सहयोगी अथवा हमारा बाधक अथवा बाधा उत्पन्न करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत इन्होंने अधिगम के सिद्धांत व नियम के रूप में समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया है। समरूप तत्वों का सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम किसी एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में सहायक होता है तो वह हमारा समरूप तत्व के सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। समान तत्व, जैसे हमने देखा कि आयत के क्षेत्रफल को हम देखें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई और इंटू चौड़ाई जो है वो हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो हमारी लंबाई थी वो आधार के रूप में देखी जा रही है और जो चौड़ाई थी या हम कह सकते हैं ऊंचाई, तो हमारी जो चौड़ाई थी वो ऊंचाई के आधार पे, अथवा आयत और त्रिभुज में जो आधार और ऊंचाई लंबाई चौड़ाई दोनों एक दूसरे के सहायक भाग हैं। तो हम देख सकते हैं समरूप तत्वों का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा आपका अधिगम स्थानांतरण के नियम के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है। अगला आपका आता है व्यक्तित्व में हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने हमारे व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया है। व्यक्तित्व के वर्गीकरण में उन्होंने विचार शक्ति और कल्पना शक्ति के आधार पर वर्गीकरण किया है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण उन्होंने विचार शक्ति और कल्पना शक्ति के आधार पर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। 3 प्रकार के व्यक्तित्व पाया जाता है। पहला व्यक्तित्व जो है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है उसे प्रत्यक्ष विचारक हमारे कैसे होते हैं, ऐसे जो घटना स्थल पर जा करके वहां पे उस घटना का निरीक्षण करते हैं और उस निरीक्षण के आधार पे क्या निर्णय लेते हैं, तो वो हमारे होते हैं प्रत्यक्ष विचारक। प्रत्यक्ष विचारक में हमारे पुलिस अधीक्षक आते हैं। ठीक है। अगला है सूक्ष्म विचारक ऐसे विचारक जो हमारी छोटी हर किसी परिस्थिति को ध्यान में रख करके जब न्यायिक निर्णय अथवा हमारे व्यक्तित्व के बारे में निर्णय निर्धारित करते हैं वे न्यायाधीश कहलाते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं सूक्ष्म विचारक में न्यायाधीश। अगला आपका आता है स्थूल विचारक वे विचारक कहलाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं जो मोटा मोटी देखते हैं अपना फायदा अपना नुकसान के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। ऐसे जो होते हैं वो स्थूल विचारक में नेता या व्यापारी आते हैं जो तुरंत का अपना फायदा और नुकसान के बारे में निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण में हमने विचार शक्ति और कल्पना शक्ति के आधार पर हमें 3 प्रकार के व्यक्तित्व का पता लगा है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक और स्थूल विचारक। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि हमारा अगला है अधिगम की परिभाषा में इन्होंने दिया है कि अधिगम जो है वो अधिगम में उद्दीपक और अनुक्रिया के फलस्वरूप
प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इनका मुख्य ही आधार ही था कि जो प्राणी है वह उद्दीपक एवं अनुक्रिया के फलस्वरूप जो भी व्यवहार में अपने परिवर्तन करेगा वह क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। इसे हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, इन्होंने अपने सिद्धांत को संयोजनवादी सिद्धांत के रूप में दिया। जो इनका बॉन्डिंग थ्योरी है इसे संयोजनवाद के सिद्धांत के रूप में देखते हैं। अगला सिद्धांत इसी सिद्धांत के दूसरे रूप में देखें तो इसे हमने संबंधवाद के सिद्धांत को इन्होंने कहा है। इसे ही इन्होंने बंध सिद्धांत के रूप में कहा है और इसे ही इन्होंने बॉन्डिंग थ्योरी के नाम से जाना गया है। इनके सिद्धांत को विभिन्न प्रकार के नामों से परिभाषित किया जाता है जो हमारी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, अगला है कि जो अधिगम है, अधिगम सोपानकी है। अधिगम सोपानकी जो हमारे रॉबर्ट एम गैने के अनुसार जो सिद्धांत दिया गया है, अधिगम सोपानकी हम कहते हैं अष्ट सोपानकी सिद्धांत। अष्ट सोपानकी सिद्धांत के अंतर्गत हमें इनका दूसरा चरण जो मिलता है उसमें हमने देखा है कि उसमें उद्दीपक एवं अनुक्रिया, पहला चरण जो है वो आपका पावलोव से संबंधित है और दूसरा चरण जो है वो उनका थॉर्नडाइक से संबंधित है। तो पहले चरण में, दूसरे चरण में अधिगम सोपानकी के सिद्धांत में इन्होंने दूसरे चरण में दिया हुआ है कि यस आर उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा यह सिद्धांत वहां से लिया गया है। उस सिद्धांत के अंतर्गत पूछा जाता है कि कौन सा चरण जो है उद्दीपक अनुक्रिया, रॉबर्ट एम गैने का कौन सा चरण उद्दीपक एवं अनुक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वहां पे हमें प्रश्न में दिखाई देता है कि वहां पे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। तो ध्यान रखिए मित्रों कि हमारा मुख्य जो है उद्दीपक और दूसरा क्या है अनुक्रिया, जिसको हम कह सकते हैं रिस्पांस अनुक्रिया। यह जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कार्य करता है और इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए नवीन नए वीडियो और छोटे सार संग्रह में लेके आएंगे जो काफ़ी आपके परीक्षा में हेल्पफुल होंगे और आप लगातार सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम आगे भी आपके लिए वीडियो इस प्रकार से लाते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।